Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. अगर आप लोग इस थंबनेल को देख के हमारे पास आए हैं तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं इग्नू बीएससी के MTE 12 जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग है उसके ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के हैं। हम इस सेक्शन में 2 मार्क्स के आपके सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे और वी कैन टेक अ गारंटी की जो क्वेश्चंस का सेक्शन सिलेक्शन हम आपको दे रहे हैं इसमें टोटल हमारे पास कुछ 70 क्वेश्चंस के आसपास है। अगर 2 मार्क्स के इन 70 क्वेश्चंस को आप कवर करते हो तो ऑल 5 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ पार्ट बाय पार्ट सजेशन भी हमारे पास है जो आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो टोटल सिलेक्शन जो मैं आपको शो करने वाला हूं इस सजेशन में 3 सेक्शंस है, 3 पार्ट्स है। ये पार्ट 1 आप देख रहे हैं और इस पार्ट 1 को कंप्लीट करने के बाद 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको फाइनली मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपने सिर्फ पार्ट 1 कंप्लीट किया तो आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और इस हमारे पास टोटल ओवरऑल अगर सब कुछ मिला के देखा जाए तो टोटल 31 क्वेश्चंस है। तो 31 क्वेश्चंस का पार्ट 1 है। इस 31 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद आप मैक्स 2 मार्क्स 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली अटेंड कर पाओगे। 2 क्वेश्चंस एग्जैक्टली इन्हीं में से होंगे या इनके आसपास के होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है द सेट x, y। तो एक सेट है जिसको हम लोगों को कन्वेक्स सेट प्रूव करना है। हमारे फर्स्ट 6 और 7 क्वेश्चन सभी कन्वेक्स सेट से लिए गए हैं, ठीक है, लेकिन बता देना जरूरी है क्या है तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है x और y सच दैट, कैसे x y, वो x2 जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली x स्क्वायर है, ठीक है। जो x2 आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये x स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर x जो लेना है आपको वो ग्रेटर देन 0 लेना है, y ग्रेटर देन 0 लेना है। तो यहाँ पर ये x, y होना चाहिए था। कुछ क्वेश्चंस प्रिंटिंग में थोड़े प्रॉब्लम्स आए हैं जिनकी वजह से देखने में समझने में दिक्कत होगी, मैं समझाता हुआ चलूंगा। तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है और x y ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये भी एक कन्वेक्स सेट का क्वेश्चन है। इसमें भी मुझे कुछ चीजें आपको बतानी जरूरी है, जैसे कि एक्स वाई जो यहाँ चूज किया गया है सच दैट 2x प्लस वाई, ये जो सिंबल है याद रखिए आपको क्वेश्चन में हर जगह ये देखने मिलेगा। इसका मतलब है लेसर और इक्वल्स टू। क्योंकि हमें इसे वर्ड पे लिखना था तो लेसर इक्वल्स टू का सिंबल यूज हम लोगों ने नहीं किया है, बल्कि लेस देन और इक्वल्स टू को अलग अलग लिख दिया। तो ये एक्चुअली लेस देन इक्वल्स टू होगा। कैसा होता है आपको पता है। ये दोनों एक साथ लिखने के लिए हम लोगों ने वर्ड में इस तरह का फॉर्मेट यूज किया है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से है 2x प्लस वाई इनइक्वलिटी है लेसर इक्वल्स टू 4 और x प्लस 2y ग्रेटर लेसर इक्वल्स टू 4। तो 2 इक्वेशन है। ये देखिए 2x प्लस वाई है, ये x प्लस 2y है, तो 2 अलग अलग इक्वेशन है। इन दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको प्रूव करना है कि जो आपका S सेट फॉर्म हो रहा है वो एक कन्वेक्स सेट है। आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में पता होगा। अगर आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे करते हैं नहीं पता है तो डेफिनेटली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, जहां पर इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोगों ने करके रखा हुआ है। सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन नंबर वाइज दे दिया गया होगा। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है, ये भी कन्वेक्स सेट प्रूव करना है। सेट का जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है एक्स वाई सच दैट, कैसा एक्स वाई लेना है, वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू 9x। वाई स्क्वायर कैसा होगा, ग्रेटर इक्वल्स टू होगा 9x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो लेसर इक्वल्स टू 1 होगा। ये एक सेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कन्वेक्स सेट पर ही क्वेश्चन है। कह रहा है इफ S1 एंड S2 आर टू कन्वेक्स सेट्स, 2 कन्वेक्स सेट आपको ऑलरेडी दिया गया है S1 और S2 बोल रहा है देन देयर इंटरसेक्शन इज आल्सो अ कन्वेक्स सेट। तो 2 कन्वेक्स सेट का इंटरसेक्शन भी एक कन्वेक्स सेट होगा। हम लोगों को ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है एवरी कन्वेक्स सेट हैज एट द मोस्ट इनफाइनाइटली मेनी एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये भी कंसेप्ट सेट के थ्योरम्स में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि सेट लेते हो तो इसका एक्सट्रीम पॉइंट जो होगा वो फाइनाइटली मेनी होगा, ठीक है। वो एक्सट्रीम जो होगा वो भी फाइनाइटली मेनी ही आएगा। नेक्स्ट है फाइनाइट यूनियन ऑफ कन्वेक्स सेट इज कन्वेक्स। तो अगर आप कन्वेक्स सेट्स का यूनियन करोगे लेकिन फाइनाइट यूनियन यानी कि कुछ नंबर ऑफ टर्म सर्टेन और सर्टेन लेके अगर आप उसको यूनियन करोगे तो वो जो रिजल्ट आएगा वो एक कन्वेक्स सेट ही आएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास था हाइपरप्लेन इज अ कन्वेक्स सेट। तो अगर एक आपको हाइपरप्लेन प्रोवाइड किया जाए तो प्रूव करना है कि वो हाइपरप्लेन एक कन्वेक्स सेट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन देयर इज नो कन्वेक्स सेट विथ एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। प्रूव करना है ये स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट कि कोई भी कन्वेक्स सेट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स लेके क्रिएट नहीं किया जा सकता। ये प्रूव करना है। थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कन्वेक्स सेट का थ्योरम है। नेक्स्ट है ये भी कन्वेक्स सेट पे है द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कन्वेक्स सेट इज नॉट कन्वेक्स, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट, याद है आप लोगों को हम लोगों ने पिछले कुछ क्वेश्चन करके रखे हुए थे जिसमें हम लोगों ने ये किया था कि अगर फाइनाइट सेट का यूनियन किया जाए तो वो कन्वेक्स सेट होगा लेकिन इंटरसेक्शन नहीं होगा। यहाँ ये प्रूव करना है।
तो देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स वाले थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इस 9 क्वेश्चंस के बाद मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये टोटल 9 क्वेश्चंस सभी कन्वेक्स सेट के क्वेश्चंस थे, और अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो हमारे बेसिक बाकी चीजों से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें से ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर वाला, ये हमारे एकदम फर्स्ट चैप्टर बेसिक चैप्टर में से स्टार्ट किया गया है, मैट्रिक्स में से। बोल रहा है फॉर एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्सेस ए एंड बी, तो ए बी कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये नहीं कि आप 2x2 ही लोगे, वो 3x3, 4x4 कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर होना चाहिए, यानी जितने रो उतने ही कॉलम। उसके केस में ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, प्रूव करो इन जनरल। तो ये इन जनरल प्रूव है, आपको पता है कि इन जनरल मैट्रिक्सेस ए एंड बी लेना होगा, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स लो। नेक्स्ट है फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स ए, इफ as we can see the date of A is 3 and adjoint of then you have to prove that adjoint of A उसका जो डेट वैल्यू होगा is equals to 9। क्लियर हुआ? A जो है उसका डेट वैल्यू है 3, उसका एडजॉइंट का एडजॉइंट ऑफ A निकालिए और उसका डेट वैल्यू निकालिए, वो आपको रिजल्ट लाके देगा 9। ये आपको प्रूव करना है। अगर आपके पास मैट्रिक्स जो है वो 3x3 है तो इसे प्रूव करना होगा, स्टेटमेंट से प्रूव होगा। फर्स्ट चैप्टर में ये प्रूव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मैट्रिक्स में सही क्वेश्चन है। इफ द n×n मैट्रिक्स A एंड B आर नॉन सिंगुलर, ए बी आपने दो मैट्रिक्स ली है जो कि n×n मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर है, तो बोल रहा है कि A + B भी नॉन सिंगुलर होगा, इसे प्रूव कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा वो सेक्शन कंप्लीट होता है और हम लोग एक्चुअली अगर हमारे पूरे टोटल सेट को देखा जाए, जो पूरा हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारा 1 से लेके 6 यूनिट तक के ग्रुप का कलेक्शन है जिसमें से क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन एन एलपी मींस लीनियर प्रोग्रामिंग विथ m कॉन्स्टेंट्स, तो अगर आपने m कॉन्स्टेंट्स चूज किए हुए हैं, याद है ना नीचे में जो कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं, अ सिंपलेक्स इटरेशन कैन नॉट हैव मोर देन m पॉजिटिव बेसिक वेरिएबल्स। तो अगर आप उसका इटरेशन करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो इटरेशन मतलब वो जो आप बार बार टेबल बनाते हो, सिंपलेक्स टेबल आप लोगों को याद होगा, तो बार बार जब आप टेबल बनाते हो, कैन नॉट हैव मोर देन m पॉजिटिव बेसिक वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एलपीपी हमारे पास दिया गया है, कुछ इस तरह से कह रहा है, मैक्स z इज इक्वल टू 4x1 + 6x2। ठीक है, 4x1 है और 6x2 है, यहाँ ये स्क्वायर नहीं है, दो वेरिएबल्स x1 और x2 है। सब्जेक्ट टू 2x1 + 3x2 लेसर इक्वल्स टू 8। आप लोगों को अब तक सिंबल समझ में आ गया होगा, x1 x2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है। बोल रहा है इसका इनफाइनाइट मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो बोल रहा है कि इनफाइनाइट मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होगा, प्रूव कीजिए। आप लोगों ने अगर हमारे उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है जिसमें हम लोगों ने इनफाइनाइटली मेनी, फाइनाइटली मेनी, यूनिक सॉल्यूशंस, डीजेनरेसी वाले पार्ट्स को नहीं देखा हुआ है, तो ऊपर के आई बटन पे जाकर उन वीडियोस को देखें, या फिर हमें कमेंट करके बताएं, या फिर हमारे सोशल मीडिया साइट में जाए जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको हेल्प करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? कहता है कि इफ द फिजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड, तो आपने एक एलपीपी फॉर्म किया है, उसका सॉल्यूशन क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफिकली बना लेता हूं तो वो अनबाउंडेड शो कर रहा है। अनबाउंडेड मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है। The LPP will not have an optimal solution। अगर ऐसा है कि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो उसका कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आएगा। याद रखिए, इसके साथ एक और कंडीशन है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, इसके साथ एक और कंडीशन होता है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन के साथ आपको हो सकता है कि मेंशन कर दें मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। So we'll like to move to the next question, 16 number question. The question says, in an LP model, means LPP model, linear programming model, the feasible solution space can be affected when redundant constants are deleted। okay, redundant constants के बारे में बात किया गया। redundant constants जो है, अगर उनको डिलीट कर दिया जाए तो क्या फिजिबल रीजन को इफेक्ट पड़ता है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक एक्सप्लेनेशन चाह रहा है कि फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द स्पेस कैन बी अफेक्टेड, उसमें क्या असर पड़ेगा। माने ये कह दे रहा है कि असर पड़ेगा, कैन बी अफेक्टेड, अगर वहां पर जितने भी रेड्यूटेंट कॉन्स्टेंट्स है उनको डिलीट कर दिया जाए। तो इसके बारे में हमारा एलैबोरेट डिस्कशन है हमारे सिंप्लेक्स मेथड वाले में, काइंडली उसे जाके चेक कीजिए। नेक्स्ट है, इन अ सिंप्लेक्स इटरेशन। तो सिंप्लेक्स इटरेशन आपको पता है, जो सिंप्लेक्स टेबल हम बनाते हैं, एन आर्टिफिशियल वेरिएबल कैन बी ड्रॉप्ड। तो कोई भी एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आप ड्रॉप कर सकते हो ऑल टुगेदर फ्रॉम द सिंप्लेक्स टेबल वंस द वेरिएबल बिकम्स नॉन बेसिक। तो जैसा हम लोगों को पता है कि नॉन बेसिक होने का मतलब है उसका जीरो हो जाना, राइट। अगर आप ऐसा करते हो कि किसी एक टेबल में जो बी की जो वैल्यू, हमारा जो बी वाला कॉलम होता है सिंप्लेक्स टेबल में, जो वेरिएबल आपने लिया उसके रेस्पेक्ट में अगर बी की वैल्यू हम जीरो कर दे तो हम लोग कहते हैं उसे कि हम लोगों ने उसे नॉन बेसिक कर दिया है। तो अगर हम उसे नॉन बेसिक कर दे रहे हैं तो हम लोग उसे ड्रॉप कर सकते हैं, उससे उस आर्टिफिशियल वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल बिग मेथड में हम लोगों ने m लिया था, सेकंड टू फेज मेथड में हम लोगों ने -1 इंट्रोड्यूस किया था। तो जिन पर ये इंट्रोड्यूस हो रहा है उनको हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को सिंपली ड्रॉप कर सकते हैं। ये आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा हुआ है कि हम लोग ये करते हैं, हमारे सिंप्लेक्स टेबल वाले में आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो MT क्लास 12 MT 12 को सर्च कीजिए, BSc MT 12 को,
आपको हमारे वीडियो मिलेंगे, उस वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाके काइंडली उस वीडियो को देखिए जहां से आपको ये बेसिक आइडिया मिलेगा। प्लस इन क्वेश्चन का प्रिपरेशन तो आपको करना ही है। 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर एन एलपीपी ऑलवेज लाई ऑन एटलीस्ट 2 वर्टिसेस ऑफ द फिजिबल रीजन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कवर करना है। 90 नंबर क्वेश्चन, इन ऑप्टिमम सिंप्लेक्स टेबल इफ Zj minus Cj is equals to 0, आप एक सिंप्लेक्स टेबल फॉर्म कर रहे हो और आपका आता है Zj minus Cj is equals to 0 फॉर एटलीस्ट वन नॉन बेसिक वेरिएबल, मतलब आपके वेरिएबल्स में एक एटलीस्ट नॉन बेसिक होना चाहिए। बेसिक होने का मतलब, नॉन बेसिक होने का मतलब है 0, तो एक एटलीस्ट नॉन बेसिक होना चाहिए, ठीक है, नॉन 0, देन देयर विल बी नो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट। 20 नंबर क्वेश्चन, हम पार्ट 1 के 20 नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं, अभी हमारा पार्ट 2 पार्ट 3 बाकी है, टोटल 70 क्वेश्चंस है, 20 नंबर क्वेश्चंस कर रहे हैं। इन अ सॉल्यूशन इन अ सॉल्यूशन टू अ 2 डायमेंशनल एलपीपी, 2 डायमेंशनल एलपीपी मतलब दो वेरिएबल x1 y1 के साथ काम कर रहे हैं, या xy के साथ काम कर रहे हैं, या x1 x2 के साथ काम कर रहे हैं, दो वेरिएबल होने चाहिए। The objective function can assume the same value at 2 distinct extreme points, तो दो distinct extreme points पे सेम वैल्यूज वो जाके रीच करेंगे, ये आपको प्रूव करना है। 21 नंबर क्वेश्चन, x1 x2 x3 और x4 इन चारों वेरिएबल्स का वैल्यू बता दिया गया, कहा जा रहा है कि ये बेसिक सॉल्यूशन है ऑफ अ लीनियर सिस्टम। x1 plus x2 plus x3 is equals to 3, और तो यहां पर दिया हुआ है x1 plus x2 plus x3 is equals to 3 और 2x1 plus x2 plus x4 is equals to -5। आपको प्रूव करना है कि ये जो दो इक्वेशंस है, इसका अगर आप बेसिक सॉल्यूशन करोगे तो वो ये आएगा, ये आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलपीपी मींस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मे हैव अ फिजिबल सॉल्यूशन, कब इसके फिजिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, इवन इफ एन आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर्स एट अ पॉजिटिव लेवल इन द ऑप्टिमल इटरेशन। इटरेशन करके आप जब ऑप्टिमल इटरेशन तक पहुंचे हो पॉजिटिव लेवल में, फिर भी उस पर आर्टिफिशियल वेरिएबल पॉसिबल है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अ कांस्टेंट इन एन एलपी प्रॉब्लम restricts the use of available resources, important स्टेटमेंट है, इसे भी प्रूव करना है। नेक्स्ट है, for maximization LP model the simplex method is terminated when all values Cj minus Zj greater equals to 0। ये एक स्टेटमेंट है जिसे आपको प्रूव करना है। आपको पता है सिंपलेक्स टेबल में हम लोग Zj minus Cj को Zj minus Cj करते हुए आए हैं, जिसमें हम लोग मोस्ट नेगेटिव को लेते हैं। Cj minus Zj ये मेरा मेथड था जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेटर देन 0 करते हैं, तो आपको ये स्टेटमेंट के बारे में पता है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसे कीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, इन अ 2 डायमेंशनल एलपीपी सॉल्यूशन, 2 डायमेंशनल एलपीपी सॉल्यूशन की बात की, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन अज्यूम कैन सेम वैल्यू ऑफ 2 डिस्टिंक्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन, इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ एलपीपी आर चेंज्ड, इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ एलपीपी आर चेंज्ड, कोएफिशिएंट्स चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, यानी जो आप मैक्स जेड लिखकर जिसे लिखते हैं उसकी, then the optimal values of the variable are also changed, उसका जो ऑप्टिमल वैल्यू वो भी चेंज होता है, हाँ या ना, एक्सप्लेन कीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन, लास्ट 2-3 क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से। इन अ एलपीपी डिजेनरेसी कैन बी अवॉइडेड इफ रेडिएंट कांस्टेंट्स आर डिलीटेड, तो क्या डिजेनरेसी को आप रिमूव कर सकते हैं इस कंडीशन में कि आप रेडिएंट कांस्टेंट्स को रिमूव कर दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझने की देरी है। वेक्टर दिया गया है ई, और E1 जो है वो कुछ इस तरह से है 1 0, ठीक है, ये वेक्टर है तो ये पूरा वेक्टर के सिंबल के अंदर में होना चाहिए था, लिखना पॉसिबल नहीं हो पाया इसलिए मैंने लिखा नहीं। E2 दिया गया है 0 1, ठीक है, तो E1 E2 के बारे में आपको बता दिया है वो कैसा है। द वेक्टर E1 and E2 कंस्टिट्यूट अ बेसिस फॉर R3, तो क्या ये दोनों E1 E2 कोई बेसिस फॉर्म कर रहे हैं E3 पे, अगर हाँ तो एक्सप्लेन कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन, टू फेज सिंप्लेक्स मेथड कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या हम टू फेज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ या ना, एक्सप्लेन। 30 नंबर क्वेश्चन, द एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन दिस सब्जेक्ट टू दिस एंड दिस, तो दो कंडीशंस के साथ दिए गए हैं, और यहां पर याद रखिए ये 0 पॉइंट करके दिया गया है, ठीक है, ये सब डेसिमल में दिए गए हैं, हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन, तो इसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, प्रूफ कीजिए। आई होप कि आपको 30 नंबर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने ये सीख लिया था कि कब हम लोग क्वेश्चन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, फाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस, डीजेनरेसी इत्यादि को डिस्कस कर सकते हैं, जिसके एक वीडियो के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किए। 31 नंबर चैप्टर क्वेश्चन जो है ये हमारा पार्ट 1 के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करने के बाद मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस टर्म एंड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के जरूर अटेम्प्ट करोगे। ये है, इफ अ नेगेटिव वैल्यू अपीयर्स इन अ सॉल्यूशन कॉलम xb
of the simplex method, okay, then the basic solution is unbounded. अगर ऐसा सिचुएशन आप रीच करते हो तो क्या बेसिक सॉल्यूशन को हम अनबाउंडेड बोलेंगे? दैट इज सो इसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2। ये पार्ट जो है ये हमारे 6 नंबर के बाद 7 नंबर यूनिट से स्टार्ट होता है। मैं बता दूं गेम थ्योरी से पहले तक 7 यूनिट से स्टार्ट करके गेम थ्योरी से पहले तक ये हमारे पास होगा। पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस मैं दूंगा उसमें मेनली ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके पास इंक्लूडेड होंगे। अगर आपने इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया डेफिनेटली इसके बाद आप और 2 क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, एवरी बेसिक सॉल्यूशन इन द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज नेसेसरली डिजेनरेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दिया गया, बहुत बड़ा मैट्रिक्स का फॉर्म है, ये पूरा एक मैट्रिक्स है तो आपको इसे मैट्रिक्स में देना होगा। इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विथ 2 सोर्सेस एंड 3 डेस्टिनेशंस। देखिए देख ही पा रहे हैं आप, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक टाइप दिया हुआ है। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को हमारे सेक्शन में नहीं किया हुआ है तो काइंडली हमारे सिंपलेस्ट हमारे इस MT12 के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जाके इन क्वेश्चंस को देखिए, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, फॉर एन एनी पेयर ऑफ फिजिबल प्राइमल एंड डुअल। आपको पता है कि इस सेक्शन में हमारे पास प्राइमल एंड डुअल्स भी है, तो ये एक्चुअली हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जब हम लोगों ने अपना लास्ट सेक्शन 1 to 6 वाले सेक्शंस को कंप्लीट किया, तो हम लोगों ने लास्ट में सिंपलेस्ट टेबल तक कर लिया था, और हमारे जो 7 सेक्शन है वहां से डुअल और प्राइमल ही स्टार्ट होता है, जिसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ डुअल में से लिया हुआ है। फॉर एनी पेयर ऑफ फिजिबल प्राइमल एंड डुअल सॉल्यूशन, द ऑब्जेक्टिव वैल्यू इन द 1/3 maximization problem is less than or equal to the objective value in the minimization problem। क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और इसका सॉल्यूशन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर क्वेश्चन, टू बैलेंस एन unbalanced transportation problem it may be necessary to add either an artificial source or an artificial destination, not both। तो इस चीज को हम लोगों को प्रूव करना है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी अपने क्वेश्चंस के दौरान किया हुआ है, लेकिन यहाँ प्रूव करने के लिए बोला है। 36 नंबर क्वेश्चन है, इन द प्राइमल LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज इनफिजिबल। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है उसे इनफिजिबल बोला गया है प्राइमल को, डुअल भी इनफिजिबल होगा, प्रूव कीजिए। 37 नंबर, in an optimal solution of an unbalanced transportation problem, the 3 sources and 4 destination, is it possible to have 7 routes over a positive quantity is transported। ये क्वेश्चन है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन को यूज किया गया है, 3 रिसोर्सेस से 4 डेस्टिनेशन की बात की गई, तो क्या 7 रूट्स फॉर्म हो सकते हैं, हाँ या ना, एक्सप्लेन कीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन, इन द LPP in the primal LPP of an optimal solution, the set of the feasible solution to its dual is bounded। ठीक है, ये भी देखिए प्राइमल और डुअल के बीच में रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। 39 नंबर क्वेश्चन, देयर मे बी अ बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विदाउट एनी फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, प्रूव कीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन, इफ द डुअल LPP हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, एक डुअल LPP को बोल रहा है कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, प्राइमल प्रॉब्लम हैज एन फिजिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, इन मार्किंग असाइनमेंट्स only columns having more than 1 0 should be preferred। तो ये क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार दोबारा आप लोगों को याद दिलाऊं, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। अगर आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली वो या तो रेडी नहीं हुआ या रेडी हो रहा होगा, इस प्रोसीजर के दौरान है। अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं और अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमसे पूछ लें, जहां पर हम आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। The solution to a, for 2 number question है, the solution to a transportation problem with m rows। तो transportation problem में m rows बोली गई है और n columns की बात की गई, is feasible if the number of positive allocations are m plus n। याद है पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था जिसमें हम लोगों ने बोला था कि 3 रूट्स ऑफ टोटल क्या 7 रूट्स फॉर्म किए जा सकते हैं, तो ये लगभग उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन, if the dual LPP is unbounded, तो डुअल जो है वो अनबाउंडेड है, then the primal LPP is bounded। मैं आप लोगों को एक और सजेशन देना चाहूंगा 44 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आप लोग क्वेश्चंस को इकट्ठा कर रहे हो तो आप लोग एक ऐसा कर सकते हो कि जितने प्राइमल एंड डुअल के क्वेश्चंस है उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लो और उन सबको पहले सॉल्व कर लो। इससे क्या होगा, आपका एक एक यूनिट कंप्लीट होता रहेगा और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हुए रहेंगे, एंड फाइनली जब आप एक यूनिट को कंप्लीट एंड कर लोगे तो आपका मार्क्स जो होगा वो फाइनली अच्छा स्कोर होगा। आपको पता रहे कि ये 2 मार्क्स का सेक्शन हम कर रहे हैं, यहाँ पर जितनी अच्छी सब्जेक्ट डेप्थ होगी उतना ही अच्छा आंसर आएगा, अगर नहीं हुआ बड़ी दिक्कत होगी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। If 10 is added to each of the entries of the cost matrix of a 3x3 assignment problem, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आपने लिया है 3x3 का, उसमें आपने हर एक एंट्रीज पे 10 ऐड कर दिया है, बढ़ा दिया है, ठीक है। Then the total cost of an optimal assignment for the changed cost matrix
will be increased by 10. तो प्रूव करना है क्या क्या वो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का जो टोटल कॉस्ट है वो भी 10 से इंक्रीज करता है, प्रूव कीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन, the dummy source or destination in a transportation problem is added to prevent solution from becoming degenerated. कैसा होता है, प्रूफ कीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। 46, both the primal and dual of LPP can be infeasible. इस क्वेश्चन को हम लोगों ने दूसरे टर्म्स में पढ़ा था कि अगर प्राइमल इनफिजिबल है तो डुअल भी इनफिजिबल होगा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, इसे थोड़ा हेरफेर करके दिया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन, an unrestricted primal variable converts into an equality dual constants. ठीक है, इसे प्रूव कीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन, देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया कि अगर आपने हर एक एंट्री में 10 के इंक्रीमेंट कर दी हुई है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में, तो क्या टोटल वैल्यू 10 में इंक्रीज होगा, प्रूव कीजिए। 49, an unbalanced transportation model requires the addition of both a dummy source and a dummy destination to affect balancing. इस पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था पिछले कुछ देर पहले, जहां पर क्वेश्चन किया गया था कि क्या बोथ ऐड करना चाहिए या नहीं, वो क्वेश्चन था। यहाँ पर इसे पूछा गया है दूसरे तरीके से। 50 नंबर, मैं हर एक तरह के अप्रोच को भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। द डुअल ऑफ द डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है। आई थिंक जब भी प्राइमल एंड डुअल को स्टार्ट करता है, फर्स्ट थ्योरम यही है जिसे वो स्टडी करता है। 51 नंबर क्वेश्चन, याद रखिए 59 नंबर क्वेश्चन के बाद हमारा पार्ट 2 एंड होने वाला है, तो लास्ट कुछ क्वेश्चंस और हमारे पास बाकी है। द प्राइमल एलपीपी इज अनबाउंडेड, देन द डुअल एलपीपी इज बाउंडेड। अगर आप प्राइमल एलपीपी को अनबाउंडेड लोगे तो डुअल जो होगा उसका वो बाउंडेड होगा। याद रखिए इनफिजिबल अलग कंडीशन था, ये बाउंडेड पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या ये सही है, प्रूफ कीजिए। 53, if the variable in a primal problem are all greater than or equal or 0, तो जो वेरिएबल्स है उसके बारे में बोला गया, then the variable in the dual problem would be less than or equal to or 0। तो इस तरह की चीजें हम लोगों ने क्वेश्चन में की है, यहाँ पर प्रूफ करना है कि वो क्यों है, या सही है या नहीं। The question number 54, the minimum number of lines covering all zeros in a reduced cost matrix of order n in an assignment problem can be at least n। तो ये भी एक स्टेटमेंट है जो हम लोगों को प्रूफ करना है, हम लोगों ने क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा किया है। 55 नंबर क्वेश्चन, if each cell ij in an optimal solution of a transportation problem, तो ये प्रूफ करना है कि ui plus vj minus cij, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर में है, ब्रैकेट के बाहर में है xij is equals to 0। 56 number question, in a linear programming problem the number of variables in the primal problem are less than the number of constants in the dual। ये आपको स्टेटमेंट में प्रूफ करना है। आई होप कि ये स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है, इन अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद 3 सोर्सेज एंड 4 डेस्टिनेशन, इफ द अवेलेबिलिटी एट अ फर्स्ट सोर्स एंड द रिक्वायरमेंट एट द फर्स्ट डेस्टिनेशन आर इक्वल, then the northwest corner method gives exactly 6 basic cells। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थवेस्ट कॉर्नर वाला जो मेथड है उस पर बेस्ड है। 58, देखिए आप लोगों ने ज्यादातर क्वेश्चन में सिंपली अपने प्राइमल डुअल को और असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन को डायरेक्टली फेस किया था, उसके जो मेथड्स थे उस पर कोई क्वेश्चन फेस नहीं किया था, ये फर्स्ट मेथड था। नेक्स्ट 58 नंबर, द राइट हैंड साइड कांस्टेंट ऑफ द कांस्टेंट इन अ प्राइमल प्रॉब्लम अपीयर्स इन द corresponding dual as a coefficient in the objective function। 59, this is the last question of part 2, the transportation problem is balanced if the total demand and the total supply are equal and the number of sources equal to the number of destination। now we are going to start the third part। इग्नू के BSc MT 12 के ऑल इंपॉर्टेंट सेक्शंस में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन हम कर रहे हैं और आप पार्ट 3 तक पहुंच चुके हैं। पार्ट 3 में केवल एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गेम थ्योरी से दिया जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ये गेम थ्योरी वाली पार्ट को कर रहे हो और गेम थ्योरी के क्वेश्चंस को करना चाहते हो, तो पहले ये कंफर्म कर लो कि आपने पिछले जो क्वेश्चंस थे 59 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। मैं इन ऑन एवरेज बोलता हूँ 60 क्वेश्चंस टोटल है। तो आपने क्या देखा, 60 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चन पार्ट 1 में था, 30 क्वेश्चन पार्ट 2 में था, और यहाँ पर हमारे पास और 10 क्वेश्चंस है। तो देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी पढ़ाई कब स्टार्ट की। अगर आपने बहुत पहले पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, बहुत अच्छी बात है, और अगर आप एकदम लास्ट टाइम पे आकर इससे स्टडी कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन होगा कि आप पहले पार्ट को पार्ट 1 के साथ पार्ट 3 कीजिए या पार्ट 2 के साथ पार्ट 3 कीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 तभी करें जब आप बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, वरना पार्ट 1 के 30 क्वेश्चंस करने के बाद आप पार्ट 3 कर लीजिए, ताकि आपको वहां से 2 और यहाँ से गेम थ्योरी का एक क्वेश्चन कॉमन मिल जाए और आप 3 क्वेश्चन एटलीस्ट 10 में 6 उठा पाए। उसके बाद आप फिर पार्ट 2 कीजिए या फिर पार्ट 2 के साथ पार्ट 3 कर लीजिए, जहां पर आपको 2 + 1 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे 6 मार्क्स का, उसके बाद आप उसमें जाए।
तो ये जो सजेशन है, ये सजेशन मेरे पर्सनल सजेशन है, डेफिनेटली ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम पे पढ़ाई स्टार्ट की है। पार्ट 3 का जो एक क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा गेम थ्योरी से, वो ही कुछ इस तरह से। 60 नंबर क्वेश्चन, इन अ 2% zero sum game, if the optimal solution requires a player to use a pure strategy, the other player must do the same. क्या ये सही है? 61. The payoff matrix of any game can have at most one saddle point. ये saddle point पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास है, उनका कलेक्शन एक जगह करके इन्हें जरूर बना लीजिए। तो मुझे लगता है इस 10 क्वेश्चन में आपको 3 या 4 क्वेश्चन सैडल पॉइंट पे मिलेंगे, उन सारे क्वेश्चन को एक साथ कर लीजिए, तो 10 में से 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए, रिमेनिंग क्वेश्चन को कीजिएगा। सैडल पॉइंट पे ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है, अभी ये सैडल पॉइंट पे नहीं है, बाद में आने वाला है। द एडिशन ऑफ अ कांस्टेंट टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ पे ऑफ मैट्रिक्स in a 2% zero sum game can affect only the value of the game, not the optimal mix of the strategies. Okay, next, the addition of constant to all the elements of a payoff matrix in a 2% zero sum game can affect only the value of the game. Not, I think 62 and 63 same question हो गया है because of some reasons. Okay, 64, every game matrix has a unique saddle point. फिर से saddle point पे question है, saddle point के theorems में है। 65, when maximin value of the game is less than or equal to minimax value of the game, the saddle point exists. ये प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 66 क्वेश्चन सैडल पॉइंट कैलकुलेट करने पे है। इफ द वैल्यू ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स गेम, ये जो गेम मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर आप जो मैट्रिक्स को देख पा रहे हो वो है 1 2 P4। ये एक मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है जिसके रो है 1 2 और सेकंड रो है P4। इसका जो मैट्रिक्स का वैल्यू बोला गया है वो बोला गया 4 व्हेन P इज ग्रेटर देन 4। तो P की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4 लोगे तभी इसकी वैल्यू 4 पॉसिबल है। Next question 67. In a 2% game, if the optimal solution requires one player to use a mixed strategy, then the other player must do the same. ये हम लोगों ने अपने पहले क्वेश्चन में ही देखा था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में कॉमन है, तो आप देख पा रहे हो कि अगर इस सेक्शन के क्वेश्चंस को आप करना चाहो तो बड़े आसानी से कर सकते हो। A saddle point in a game is the point of intersection of the optimal pure strategy of two players. इसे हम लोग सैडल पॉइंट कहते हैं, ये डेफिनेशन है, इसे एस्टैब्लिश कीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन, हम लास्ट कुछ क्वेश्चन की तरफ है, इसलिए बहुत केयरफुल रहिए। इन अ गेम इन विच मैक्सिमैक्स वैल्यू ऑफ द मैक्सिमाइजिंग प्लेयर इज इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमाइजिंग प्लेयर इज कॉल्ड द गेम विथ अ सैडल पॉइंट। दोबारा सैडल पॉइंट को डिफाइन करके एक स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन में आपको दिखाना है द वैल्यू ऑफ द गेम, इसका वैल्यू जो गेम का होगा वो होगा 6। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जरूर इसे प्रैक्टिस करके जाएं, जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था जिसमें p को ग्रेटर देन 4 निकालना था। 71 नंबर क्वेश्चन, if the constant is added to all the elements of a payoff matrix in a 2% zero sum game, then the value of the game does not change. Prove it. 72 नंबर क्वेश्चन, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास और कितने क्वेश्चन हैं, तो 72 के बाद 73 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से देखते रहिए। द payoff matrix 356 फर्स्ट रो है, 589 सेकंड रो है, तो एक मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है जिसमें दो रो है, फर्स्ट रो में 356 है, सेकंड रो में 589 है। वो सैडल पॉइंट प्रूव कीजिए, सैडल पॉइंट के डेफिनेशन से ये क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, द टू प्लेयर गेम विथ payoff matrix this has no saddle point। ये था हमारे टोटल 73 के क्वेश्चंस के सिलेक्शन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इग्नू बीएससी एमटीए 12 के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है, 2 मार्क्स के हम लोगों ने दे दिए हैं। इसके बाद हम आपको एक और सजेशन में मिलेंगे, वो सजेशन हमें मेनली सजेस्ट करेगा ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 to 6 यूनिट, जो आपको एग्जाम में आई थिंक 15 मार्क्स कैरी करेंगे, यानी 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस उसमें से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कुछ उसके साथ है जो मैं उस पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो ये तो हमारा ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स का क्वेश्चन का कलेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, ताकि ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने इतनी मेहनत से बनाई है, ये आपके पास आपके साथ बाकी सारे फ्रेंड्स को मिल पाए। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाला नहीं है, तो इसलिए ज्यादातर फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि सबको मिल पाए और सब लोग इससे लाभान्वित हो पाए, सबको प्रॉफिट हो पाए। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम, आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दें, ना पसंद आने पे डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।